नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस एजू वर्ल्ड। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि सन 1838-39 में मैथियस लाइडेन और थियोडर स्वान नामक दो वैज्ञानिकों द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। उसके अलावा सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं को सजीवों की मूलभूत इकाई कहते हैं। हमने देखा था कि विदाउट सेल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। वो कोशिका सिद्धांत हमको यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी है जिन्हें कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो कोशिका सिद्धांत का प्रमुख अपवाद है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद ये माना जाता है वायरस या विषाणु को, विषाणु या वायरस, ये कोशिका सिद्धांत के प्रमुख अपवाद होते हैं, ठीक है। वायरस या विषाणु के बारे में बात करें तो वायरस या विषाणु ऐसे जीव होते हैं जिनको पूरी तरह से ना तो हम सजीव मान सकते और ना ही पूरी तरह से हम निर्जीव मान सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो वायरस होते हैं, अगर हम इनकी बेसिक संरचना देखें, ठीक है, वायरस की बेसिक संरचना देखें तो इनकी बेसिक संरचना में दो प्रकार के जैव अणु होते हैं। इनमें कोई कोशिका नहीं होती। दो प्रकार के जैव अणु कौन कौन से? एक तो इनमें प्रोटीन होता है और दूसरा इनमें न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा। दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। या तो वायरस के अंदर डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल होगा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो वायरस में केवल प्रोटीन होता है, डीएनए या आरएनए होता है। ये डीएनए या आरएनए ही इनका रोग कारक पदार्थ होता है, ठीक है। पैथोजेनिक कैरेक्टर्स किसके पास प्रेजेंट होता है? डीएनए या आरएनए के पास, ठीक है। वायरस को हम न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होने के कारण हम वायरस को ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस को ही क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। उसके बाद अगर हम वायरस की बात करें तो हमने देखा कि वायरस की बेसिक संरचना में सिर्फ प्रोटीन होता है और डीएनए या आरएनए होता है, अर्थात ये सिर्फ न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, ये कोई कोशिका नहीं है। इसलिए हम इनको क्या मानते हैं? कोशिका सिद्धांत के अपवाद, ठीक है। हम वायरस के बारे में देख रहे हैं तो वायरस के बारे में हमने बात की कि ये सजीव और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी है, सजीवों के बीच की और निर्जीवों के बीच की। अब हम बात कर रहे हैं सजीव और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी, तो हमने बोल दिया इनको, लेकिन किसके आधार पर बोला? क्या ऐसे कैरेक्टर्स है कि इनके पास जिसके आधार पर हम इनको सजीव बोलेंगे और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी इनके पास हैं जिनके आधार पर हम इनको निर्जीव बोलेंगे, ठीक है। अगर हम वायरस को देखें तो ये वायरस सजीव कोशिका के बाहर जब भी होंगे, एक परपोषी कोशिका के अंदर ही ये सजीव की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर उसके बाहर हम इनको देखें तो ये निर्जीव फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलीय रूप में, ठीक है, क्रिस्टलीय रूप में होते हैं ये निर्जीव कोशिकाओं के बाहर, क्रिस्टलीय रूप में। और इनके अंदर कोई उपापचयी क्रियाएं नहीं पाई जाती, कोई उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। सारी की सारी उपापचयी क्रियाएं इनके अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। तो वायरस में कोई उपापचयी क्रियाएं नहीं पाई जाती, ये एक सजीव कोशिका के बाहर क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अब मान लो ये किसी परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कर गए, ये स्पेसिफिक विशिष्ट परपोषी कोशिकाओं के अंदर ही प्रवेश करते हैं, ठीक है। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, तो ये तंबाकू का वायरस है, तो ये तंबाकू की पत्तियों की कोशिकाओं में ही प्रवेश करेगा, टीएमवी, ठीक है, उसी के अंदर अटैक कर सकता है ये, बाकी अन्य जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक। तो वायरस की बात करें तो वायरस स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं।
अर्थात ये जातीय विशिष्टता दर्शाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वायरस की, तो सजीवों के अंदर इनमें सजीवों जैसे कौन से लक्षण है जिसके आधार पर हम इनको सजीव बोल रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ये वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, अर्थात इनमें कुछ लक्षण सजीवों जैसे होते हैं और कुछ लक्षण निर्जीवों जैसे होते हैं। तो वायरस में कौन से लक्षण ऐसे हैं जिनके आधार पर हम इनको सजीव बोल सकते हैं। हमने निर्जीव वाले तो देख लिए कि ये सजीव कोशिकाओं के बाहर क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, इनमें उपापचयी क्रियाएं नहीं पाई जाती। अब सजीवों जैसे लक्षण, इनमें ये लक्षण पाया जाता है जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अर्थात वायरस क्या करते, अपना मल्टीप्लिकेशन करते। ये सजीव कोशिका के अंदर जाकर क्या करता है, अपना जनन दर्शाता है। ठीक है, और अपनी संख्या बढ़ाता है। कुल मिला के बात यह है कि वायरस कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि ऐसे अकोशिकीय जीव, अकोशिकीय जीव जो परपोषी कोशिका को जनन फैक्ट्री के रूप में उपयोग में लेते हैं, क्या कहलाते हैं? वायरस, जीवाणु, कवक, ठीक है, या फिर माइकोप्लाज्मा, तो वो क्या कहलाते हैं? वायरस। ठीक है, ना तो वो जीवाणु है, ना वो कवक है, और ना ही माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, वायरस अकोशिकीय जीव होते हैं, असेल्युलर ऑर्गेनिज्म। असेल्युलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, इनके अंदर कोई कोशिका नहीं है। ये देखो ना, ये सिर्फ प्रोटीन और आरएनए या डीएनए के बने होते हैं, तो कोई कोशिका नहीं है। तो इसीलिए हम वायरस को क्या मानते हैं? कोशिका सिद्धांत का अपवाद, इनको अकोशिकीय जीव माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो जब इवोल्यूशन हो रहा था अर्थ पर, तो इवोल्यूशन के टाइम पे जो यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन से पहले ही किसकी ओरिजिन हो चुकी थी? वायरस की। ठीक है, वायरस की ओरिजिन पहले हुई है, नॉन लिविंग सब्सटेंस से पहले लिविंग सब्सटेंस बना, तो बीच में क्या बन गए? वायरस। ठीक है, इसीलिए हम इनको बोल सकते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है? कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो वायरस को हम सजीवों और निर्जीवों के बीच की योजक कड़ी मानते हैं, और इनको कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। इनको अकोशिकीय जीव मानते हैं, जो सजीव कोशिका को, सजीव परपोशिका को किसके रूप में काम में लेते हैं? जनन फैक्ट्री के रूप में। ये अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इनके अंदर कोई उपापचय क्रियाएं नहीं पाई जाती, ये क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। ठीक है, वायरस के बारे में एक लेक्चर हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी इतना ही पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी में हमारे को इतना ही ज़रूरत है वायरस की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एक शब्द है, कोशिका पूर्ण शक्तता। कोशिका पूर्ण शक्तता क्या होता है? कोशिका पूर्ण शक्तता, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। देखो, ये जो शब्द है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी की या कोशिकीय पूर्ण शक्तता की, तो ये क्या होता है? किसी भी कोशिका का ऐसा गुण जिसके द्वारा वो कोशिका संपूर्ण जीव का निर्माण कर लेती है। ठीक है, हम पादपों से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो कोशिका पूर्ण शक्तता का गुण है केवल कौन सी कोशिकाओं में होता है? पादप कोशिकाओं में। ठीक है, ये कोई जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। कोशिकीय पूर्ण शक्तता का गुण किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। यदि किसी पादप कोशिका को हम संवर्धन माध्यम पर संवर्धित कराएं, संवर्धन माध्यम क्या होता है? एक तरह का पोषक पदार्थों का विलयन होता है। मान लो ये एक परक नली है, इस परक नली में हमने पोषक पदार्थ भर लिए। ठीक है, और इस पोषक पदार्थ पर हमने कोई पादप कोशिका रख दी, और ये पादप कोशिका का संवर्धन हम करवा रहे हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहेंगे हम पादप उत्तक संवर्धन। तो पादप उत्तक संवर्धन के दौरान क्या होता है? इस पोषक पदार्थ पर एक न्यू छोटा सा प्लेटलेट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। ठीक है, परक नली में एक छोटा
पादप यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, इसी कोशिका। तो ये कोशिका ने यहाँ पर जिस प्रक्रिया द्वारा ये पादप बनाए उस प्रक्रिया को तो हम कहेंगे पादप उत्तक संवर्धन। और जिस क्षमता के कारण ये पादप बनाए, कोशिका की कौन सी क्षमता के कारण ये पादप ये नए पादप का निर्माण हुआ है परक नली में, उस क्षमता को हम क्या बोलेंगे, कोशिकीय पूर्ण शक्तता, ठीक है। तो कोशिकीय पूर्ण शक्तता का गुण किस में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में, ठीक है। अब तुमसे कोशिकीय पूर्ण शक्तता की एक तो परिभाषा पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परिभाषा पे क्वेश्चन पूछेंगे वो तो क्या क्वेश्चन होगा कि कोशिकीय पूर्ण शक्तता किसे कहते हैं, या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक पादप कोशिका पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा संपूर्ण पादप शरीर का निर्माण करने में सक्षम है, ये क्षमता क्या कहलाती है। तो क्षमता क्या कहलाएगी, कोशिकीय पूर्ण शक्तता। अब कोशिकीय पूर्ण शक्तता का उपयोग क्या क्या है, अगर वो तुमसे उपयोग पूछे कि इसके द्वारा क्या क्या किया जा सकता है, तो पहला तो इसके द्वारा पादप उत्तक संवर्धन किया जा सकता है, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। कोई भी पादप कोशिका लेंगे या कोशिका समूह लेंगे, ठीक है, कुछ पादप भाग भी लेते हैं, उसमें कुछ कोशिकाएं भी हो सकती, तो उनके द्वारा संपूर्ण पादप शरीर का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पादप उत्तक संवर्धन, पादप उत्तक संवर्धन, ठीक है। कोशिका पूर्ण शक्तता का एक और अन्य उपयोग है सूक्ष्म प्रवर्धन। जिसको कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन। अब माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, एक्चुअली हम जो पूर्ण शक्तता है इस क्षमता का उपयोग करेंगे हम कोशिकाओं की, और एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर, छोटे से स्थान पर हजारों पादप निर्माण कर लेंगे, ठीक है, हजारों पादपों का निर्माण कर लेंगे, और इसे ही क्या कहेंगे हम, माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन। छोटे से स्थान पर बहुत कम समय में हजारों पादपों का निर्माण कर लिया हमने, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा। और इसमें कौन सी क्षमता का उपयोग किया हमने, पादपों की, कोशिकाओं की पूर्ण शक्तता का। तो पूर्ण शक्तता का उपयोग क्या हो गया, सूक्ष्म प्रवर्धन भी हो गया। पूर्ण शक्तता के उपयोग के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, वायरस मुक्त पादप बना सकते हैं, वायरस मुक्त पादप, वायरस फ्री प्लांट्स। मान लो किसी प्लांट्स में वायरस का संक्रमण हो गया, अब हमको न्यू फसल लगानी है, नई क्रॉप हमको लगानी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हम न्यू वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हैं, तो वो हम बना सकते हैं पूर्ण शक्तता के उपयोग द्वारा, वही पादप उत्तक संवर्धन करवाएंगे। अब मान लो किसी पादप में वायरस का संक्रमण हो गया, तो सारे के सारे पादप में संक्रमण हो जाता है, लेकिन पादप का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है, ठीक है, तने के जो टिप पे होता है, मान लो ये शाखाएं हैं और ये यहाँ पे सोइल है, ये रूट्स है, तो जो बिल्कुल यहाँ पर हम बात करें, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो इसका स्टेम होगा उसके टिप पर होगा, इस एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स ली जाती है और उनका क्या करवाया जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर। एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स ही क्यों ली जाती है, वायरस मुक्त पादप के निर्माण के लिए। तो एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स कभी भी वायरस द्वारा जो क्या होती है, संक्रमित नहीं होती है, ठीक है, इनमें कभी भी वायरस का संक्रमण नहीं होता, क्योंकि ये इतना रैपिडली डिवीजन शो करती है कि इनमें कभी भी वायरस का संक्रमण नहीं हो पाता। जितनी रैपिडली ये जो यहाँ पर हम बात करें ये डिवाइड करते हैं, उतनी जल्दी वायरस इनको क्या करता है, संक्रमित नहीं कर पाता, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं कि जो शीर्षस्थ विभज्योतक है उसके संवर्धन के द्वारा हम क्या करवा सकते हैं, वायरस मुक्त पादप का निर्माण करवा सकते हैं। यहाँ पर इसकी कोशिकाएं लेंगे हम शीर्षस्थ विभज्योतक की, तो शीर्षस्थ विभज्योतक संवर्धन द्वारा हम कौन से पादपों का निर्माण करते हैं, वायरस मुक्त पादपों का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, तो हम बात कर सकते हैं कि वायरस मुक्त पादपों के अलावा हम कोशिकीय पूर्ण शक्तता के द्वारा क्या बना सकते हैं, कृत्रिम बीज,
कृत्रिम बीज या कायिक बीज। वैसे पौधों के जो बीज है वो एम्ब्रियो के द्वारा बनते हैं और ये एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। जो पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके थ्रू उनमें सीड्स का डेवलपमेंट होता है। लेकिन कृत्रिम बीज कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, पौधे की कुछ कायिक कोशिकाएं सोमेटिक सेल्स लेते हैं और इन कायिक कोशिकाओं को हम क्या करते हैं, एक कृत्रिम आवरण द्वारा, ये जो सोमेटिक सेल लिए हम इनको एक कृत्रिम आवरण द्वारा क्या कर देंगे, आवृत कर देंगे। और अब ये जो बीज है इसी में क्या होगा, ये बीज की तरह हो जाएगा और इसमें जर्मिनेशन या अंकुरण की क्षमता पाई जाती है। ऐसे बीजों को हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम बीज। इनमें जो कोशिकाएं होती है वो होती है कायिक कोशिकाएं, सोमेटिक सेल, कायिक कोशिकाएं होती है, ठीक है, सोमेटिक सेल। और जो ये आवरण बनाया जाता है, ये आवरण किसका बनाया जाता है, कैल्शियम एल्जिनेट या सोडियम एल्जिनेट का, कैल्शियम या सोडियम एल्जिनेट। कोशिकीय पूर्ण सख्तता की ही बारे में हम बात करें तो कोशिकीय पूर्ण सख्तता से रिलेटेड दो साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट है। पहला तो वो जिसके द्वारा ये शब्द प्रस्तुत किया गया और कोशिकीय पूर्ण सख्तता की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है ना। ये परिकल्पना या हाइपोथेसिस जो है या ये शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, हेबरलैंड द्वारा, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, हेबरलैंड, हेबरलैंड। ये परिकल्पना हेबरलैंड द्वारा प्रस्तुत की गई, ठीक है। और इसको प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया गया स्टीवर्ट द्वारा, स्टीवर्ट द्वारा इसको प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया गया। हम बात करें स्टीवर्ट की तो स्टीवर्ट ने इसको प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया गाजर में। इन्होंने गाजर की कोशिकाएं ली, गाजर का वैज्ञानिक नाम भी तुम्हें याद रखना है, डोकस कैरोटा, डोकस कैरोटा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, गाजर की कोशिका ली और गाजर की कोशिकाओं से किसका निर्माण करवाया, इन्होंने पूरे पादप का निर्माण करवाया। और इस प्रक्रिया में हमने क्या देखा, कोशिकीय पूर्ण सख्तता का इन्होंने उपयोग किया, ठीक है। अब ये हमने कोशिकीय पूर्ण सख्तता के बारे में पढ़ा। एक्चुअली हमको नॉलेज को इकट्ठा करना है सब जगह से ताकि हम जीव विज्ञान को समझ सकें। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमसे नॉलेज चेक करने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रटी रटाई चीज़ें नहीं पूछी जाती, ठीक है। ऐसे नहीं पूछते एग्जामिनर कि जो परिकल्पनाएं कोशिकीय पूर्ण सख्तता की या फिर कोशिकीय पूर्ण सख्तता सेल्यूलर टोटिपोटेंसी वर्ड किसके द्वारा अराइज है या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो ऐसे कोई नहीं पूछता कि हेबरलैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसका एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं। मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सी कोशिकाओं में कोशिकीय पूर्ण सख्तता का गुण पाया जाता है, ठीक है। निम्न में से क्वेश्चन पूछेंगे वो तुमसे, निम्न में से कौन सी कोशिका कोशिकीय पूर्ण सख्तता या सेलुलर टोटिपोटेंसी शो नहीं करती है। कौन कोशिकीय पूर्ण सख्तता नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन वो तुम्हें देंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर हम वो तुम्हें दे देंगे जैसे कि जाइलम वेसल्स मतलब वाहिकाएं। नेक्स्ट बी ऑप्शन दिया उन्होंने फ्लोएम रेसे। तीसरा सी ऑप्शन उन्होंने दिया चालनी नलिकाएं, CO ट्यूब्स, चालनी नलिकाएं। और डी ऑप्शन दिया उन्होंने तुम्हें
ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो बताओ इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जो कोशिका पूर्ण सख्तता का गुण नहीं दर्शाती है, ठीक है, या कौन सी कोशिकाएं इनमें से निम्न में से कौन कोशिका पूर्ण सख्तता सेलुलर टोटिपोटेंसी नहीं दर्शाता है। तो आंसर क्या होगा इनमें, यस, हमको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है। हमको यही पता नहीं है कि जाइलम वाहिकाएं क्या होती है, फ्लोएम रेशे क्या होता है, चालनी नलिकाएं क्या होती है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। तो हम कोशिका पूर्ण सख्तता के बारे में बात कैसे कर सकते हैं। हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये सारी क्या है, सारे के सारे क्या है, एक तरह की प्लांट सेल्स हैं, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम, चालनी नलिकाएं, ये सारे प्लांट सेल्स हैं। ये वेस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड सेल्स हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमको ये पता चल गया तो इनमें कोशिका पूर्ण सख्तता को चेक करते हैं। एक्चुअली हम हमारे माइंड में आएगा प्लांट सेल्स है तो इनमें कोशिका पूर्ण सख्तता पाई जाएगी, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली ये जो जाइलम वाहिकाएं ये डेड सेल है, ठीक है, मृत कोशिकाएं। तो मृत कोशिकाएं तो विभाजन कहाँ से करेगी, और विभाजन नहीं करेगी तो कोशिका पूर्ण सख्तता इनमें कहाँ से पाई जाएगी, नया पादप कहाँ से बनाएगी, ठीक है। फ्लोएम रेशे ये भी एक तरह से मृतत्व की दृढ़त्व की कोशिकाएं होते हैं, और ये भी कैसे होते हैं, मृत होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और चालनी नलिकाओं की बात करें तो इनमें न्यूक्लियस ही नहीं है, और न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक रहित है। अगर ये केंद्रक रहित है तो इनमें विभाजन की क्षमता कहाँ से पाई जाएगी, है ना। तो ये सारी की केंद्रक रहित होती, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कोई भी इनमें से पूर्ण सख्तता नहीं दर्शाएगा, ठीक है, कोई भी पूर्ण सख्तता नहीं दर्शाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, सारी के सारे पूर्ण सख्तता नहीं दर्शाती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते तो फिर ये इस तरह से पढ़ाने की क्या जरूरत है, इतने सारे परिकल्पना हेबरलैंड द्वारा दी गई, स्टीवर्ट द्वारा गाजर में इसको सबसे पहले प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया गया। एक्चुअली क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं जो नॉलेज चेक करते, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जामिनर का मन किया तो वो ऐसे क्वेश्चंस भी दे सकता है। अब तुम तो मेरे पीछे पड़ जाओगे कि सर ने तो मना किया था कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो हमें सारा सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। एक्चुअली हमें नॉलेज को इकट्ठा करना है, बहुत सारी चीज़ों को बारे में पढ़ना है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिका की जो आउटर जो भी इसका ओवरव्यू है वो पढ़ेंगे, और बाद में कोशिका को डिटेल्स में पढ़ना शुरू करेंगे। लास्ट में एक बात और कि ये जो लेक्चर्स है, ये लेक्चर्स उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें भी जीव विज्ञान या बायोलॉजी से रिलेटेड पोर्शन आता है, ठीक है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, रेड, पटवार, RAS, कुछ भी, है ना। उसके अलावा या फिर वो हमारे पास जेट, ICR, BHU, नीट, एम्स, ठीक है, या जो बोर्ड्स एग्ज़ाम है 11th, ठीक है, का जो पोर्शन है वो भी इसमें कंबाइन है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमको बायोलॉजी में को अच्छे से समझना है तो हमको डिटेल्स में जाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार वीडियो लेक्चर को देखोगे तो मैक्सिमम चीज़ें तुम्हें याद हो जाएगी। शुरू में तुम्हें बहुत सारा ऐसे लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स में ही हम एवोल्यूशन को ला रहे हैं, सेल्स में ही हम इस तरह की जो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू, उसको लेकर आ रहे हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, पूरी चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे। जब एक एक चीज़ें दोबारा से रिपीट होगी तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।